नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्तों के विषय में अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। टॉपिक का नाम है स्कंदगुप्त गुप्तों का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ गुप्तास अप टू स्कंदगुप्त। कनिष्क की मृत्यु के पश्चात कुषाण साम्राज्य पतनोन्मुख हो गया। कुषाणों की शक्ति क्षीण होने पर भारतीय राज्यों और जातियों में ने अपना सिर उठाया तथा कुषाणों से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। योधे, कुणिंद, अर्जुनायन, मद्र, मालव आदि प्रमुख गणराज्य पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के आसपास विद्यमान थे। कौन कौन से? योधे, गुणिंद, अर्जुनायन, मद्र, मालव आदि प्रमुख गणराज्य पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के आसपास विद्यमान थे। लगभग 200 ईसा पूर्व में योधियों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी तथा सतलज घाटी का सारा प्रदेश और सतलज यमुना के बीच के प्रदेशों से कुषाणों की सत्ता समाप्त कर दी। योधियों के पड़ोसी और समकालीन कुणिंदों ने सतलज और व्यास की ऊपरी घाटियों में अपने राज्य की स्थापना की। योधियों के दक्षिण पश्चिम में अर्जुनाइनों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली तथा रावी, चिनाब, दोआब में मद्रकों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली। अजमेर, टोंक, मेवाड़ में मालवण शक्तिशाली होते दिखाई देने लगे। राजस्थान और मध्य भारत में भी अन्य गणराज्य जागृत हो गए। मथुरा और गंगा से पूर्व संयुक्त प्रांत, पश्चिमी बिहार, बुंदेलखंड तथा बघेलखंड बुंदेलखंड अलग है तथा बघेलखंड अलग है में प्राचीन नागवंशों ने कुषाणों की शक्ति समाप्त कर अपनी शक्ति स्थापित कर ली। कोटा राज्य के आसपास मोखरी, कौसाम्बी कोटा के राज्य के आसपास मोखरी, कौसाम्बी में मध्य और पाटलिपुत्र में कोट कुल के स्थानीय राज्य थे। कोटा में तो थे मोखरी, कौसाम्बी में थे मध्य और पाटलिपुत्र में कोट कुल के स्थानीय राज्य थे। अवंती और सौराष्ट्र में शक क्षत्रप थे, किंतु अब बिल्कुल शक्तिहीन थे। उत्तर पश्चिमी भारत कुषाणों के वंशज देवपुत्र शाहनुशाही के अधिकार में पाटलिपुत्र शाहनुशाही के अधिकार में था। पाटलिपुत्र के उत्तर पूर्व में लिच्छवियों की शक्ति स्थापित थी तथा विंध्य पर्वत श्रृंखला के दोनों ओर विशाल वाकाटक राज्य स्थापित हो चुका था। इसी प्रकार दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बीच इक्ष्वाकु वंश का राज्य था तथा कृष्णा के दक्षिण में पल्लव, पांड्य, चोल आदि सुदूर दक्षिण के राज्य थे। अतः स्पष्ट है कि देश विभाजित था तथा एक सार्वभौमिक सत्ता का अभाव था। देश की इस अराजकता की स्थिति में गुप्तों का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने इन छोटे छोटे राज्यों का अंत कर भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की। इस प्रकार हमने गुप्तों के उदय से पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति के विषय में अध्ययन किया कि उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। अब है गुप्तों का परिचय। गुप्त सम्राटों ने अपने उत्कीर्ण लेखों में अपनी जाति का कहीं भी उल्लेख नहीं किया, अतः उनकी उत्पत्ति का इतिहास आज भी विवादास्पद है। श्री जायसवाल ने गुप्तों को मूलतः जाट माना है, जो आगे चलकर सुसंस्कृत होकर उच्च कोटि के क्षत्रिय हो गए। अनेक विद्वानों ने उन्हें इस आधार पर वैश्य माना है कि उनके नाम के अंत में गुप्त शब्द लगा हुआ है, क्योंकि स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण की उपाधि शर्मा, क्षत्रिय की वर्मा, वैश्य की गुप्त या भूति और शूद्र की दास होनी चाहिए। किंतु इतिहास में अनेक ब्राह्मणों के नाम के अंत में भी गुप्त पाया जाता है, जैसे ब्रह्मगुप्त, विष्णुगुप्त, देवभूति, भवभूति आदि। मंजूश्री मूल कल्प में गुप्तों को कहीं क्षेत्रीय और कहीं वैश्य कहा गया है। संभव है गुप्त प्रारंभ में वैश्य रहे हो, पीछे वर्ण बदलकर क्षेत्रीय हो गए हो। कदम ब्राह्मण वंश के साथ वैवाहिक संबंध होने से उन्हें ब्राह्मण भी माना गया है, किंतु उस समय अनुलोम विवाह प्रचलित है
अतः संभव है गुप्तों ने ब्राह्मण वंश के साथ अनुलोम विवाह किए हो। परवर्ती मध्य प्रदेश में दक्षिण कौशल के राजा शिवगुप्त की सिरपुर प्रशस्ति में उन्हें स्पष्ट से सोम यानी चंद्रवंशीय कहा गया है। अतः गुप्त सम्राट अपने को चंद्रवंशी क्षत्रिय मानते थे। क्षत्रिय नागों, लिच्छवियों तथा वाकाटकों से उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अतः गुप्त निश्चय ही क्षत्रिय थे। गुप्तों का उदय। इस प्रकार कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकला है कि गुप्त जो थे वो क्षत्रिय थे। गुप्तों का उदय। गुप्त शासकों के आदि स्थान के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। अल्तेकर, जे एलन तथा डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय ने गुप्तों का आदि स्थान मगध बताया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के प्राप्ति स्थान से अनेक विद्वानों ने गुप्तों का आदि स्थान प्रयाग और साकेत अयोध्या के बीच माना है। श्री केपी जायसवाल ने गुप्तों का उद्भव स्थल पंजाब में बताया है। डॉक्टर डी.सी. गांगुली ने काफी ठोस तर्कों के आधार पर गुप्तों का मूल स्थान बंगाल में बताया है। डॉक्टर श्री राम गोयल ने भी उस ठोस तर्कों के आधार पर गुप्तों का मूल स्थान प्रदेश का पूर्वी भाग बताया है। डॉक्टर गोयल का मत डॉक्टर गांगुली के मत के काफी निकट है। अतः आधुनिक शोध के आधार पर गुप्तों का आदि स्थान पूर्वी भारत यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बंगाल को माना जा सकता है। गुप्त अभिलेखों के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक आदिराज महाराज गुप्त था। परवर्ती गुप्त लेखों में उनका नाम श्रीगुप्त मिलता है तथा उसके नाम के साथ महाराज राजनीतिक पदवी लगी हुई है। अनेक इतिहासकारों में इस बात का मतभेद है कि गुप्त वंश के आदि पुरुष का नाम श्रीगुप्त था या केवल गुप्त था। अधिकांश विद्वानों की धारणा है कि गुप्तों के आदि पुरुष का नाम केवल गुप्त था तथा शिलालेखों में गुप्त नाम के साथ ही श्री शब्द सम्मान सूचक था। गुप्त की राजनीतिक पदवी महाराज होने से प्रतीत होता है कि वे कोई साधारण सामंत राजा था। डॉक्टर एस के मेती के अनुसार वे मगध के लिच्छवियों के अधीन सामंत राजा था और वी.ए. स्मिथ के अनुसार उसने अपने छोटे से राज्य पर 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक राज्य किया था। महाराज गुप्त के संबंध में कोई विशेष विवरण प्राप्त नहीं होता है। गुप्त अभिलेखों में उसके नाम के उल्लेख के अतिरिक्त कोई भी विवरण नहीं मिलता। इत्सिंग नाम के चीनी यात्री जिसने 671 ईस्वी से 695 ईस्वी के बीच भारत भ्रमण किया था ने लिखा है कि चेलिकीटो यानी कि श्रीगुप्त ने मृग सिकावन यानी मुंगेर के पास में यात्रियों के लिए एक मंदिर चैत्य बनवाया तथा उसे मंदिर के लिए 24 गांव दान में दिए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। इत्सिंग नाम के चीनी यात्री जिसने 671 ईस्वी से 695 ईस्वी के बीच भारत भ्रमण किया था ने लिखा है कि चेलिकीटो श्रीगुप्त ने मृग सिकावन यानी मुंगेर के पास बिहार में यात्रियों के लिए एक मंदिर यानी चैत्य बनवाया तथा उस मंदिर के लिए 24 गांव दान में दिए। कुछ इतिहासकार श्रीगुप्त और चेलिकीटो को एक ही व्यक्ति मानते हैं, किंतु यह संभावना मात्र है। यदि ये दोनों एक ही व्यक्ति भी हो तो श्रीगुप्त का उस प्रदेश से कोई राजनीतिक संबंध नहीं था, क्योंकि श्रीगुप्त एक छोटे से राज्य का अधीनस्थ राजा था तथा उसकी सीमाएं अवध एवं बंगाल तक फैली हुई नहीं थी। मृग सिकावन में मंदिर का निर्माण उसकी एक धार्मिक कृति मात्र थी। अभिलेखों के अनुसार गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। डॉक्टर बनर्जी ने घटोत्कच को घटोत्कच गुप्त नाम दिया है। यह सही नहीं है, क्योंकि यदि उसका पूरा नाम घटोत्कच गुप्त होता तो अभिलेखों में उसके नाम के अंत में गुप्त जुड़ा हुआ होना चाहिए था। स्पष्ट है कि चूंकि गुप्तांत नाम धारण करने की परिपाटी चंद्रगुप्त प्रथम से चली, इसलिए उसके पिता के नाम के अंत में अभिलेखों में कहीं भी गुप्त जुड़ा हुआ नहीं मिलता है। घटोत्कच के संबंध में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। इसकी पदवी भी केवल महाराज मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि इसके समय में गुप्तों की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं हुई थी और वे अभी तक अधीन राजा था। उसका राज्यकाल 300 ईस्वी से 320 ईस्वी माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी से 328 ईस्वी गुप्त वंश का प्रभावशाली तथा प्रथम
स्वतंत्र राजा घटोत्कच का पुत्र व उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम था। उसके नाम के आगे महाराजा धीराज की पदवी इस बात को सूचित करती है कि उसने स्वभुजबल से शक्ति और श्री अर्जित करके समस्त पद से अपने को मुक्त कर लिया था। श्री जायसवाल ने दक्षिण भारत से प्राप्त कौमुदी महोत्सव नामक नाटक के आधार पर उसकी एक मनोरंजक कहानी प्रस्तुत की है। इसका आधार सुंदर वर्मन मगध का क्षेत्रीय राजा था। इस राजा के कोई संतान नहीं थी, अतः उसने चंद्रसेन नामक युवक को गोद ले लिया। किंतु इस घटना के बाद सुंदर वर्मन की रानी ने कल्याण वर्मन नामक पुत्र को जन्म दिया। कल्याण वर्मन के जन्म से चंद्रसेन को मगध का राज्य प्राप्त करने की आशा जाती रही। अतः चंद्रसेन ने मगध के शत्रु लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तथा लिच्छवियों की सहायता से युद्ध में सुंदर वर्मन को मारकर मगध की गद्दी हथिया ली। किंतु मगध की जनता और राजमंत्री चंद्रसेन के पितृघाती होने के कारण असंतुष्ट थे। एक बार जब चंद्रसेन जंगली जातियों के उपद्रव को दबाने गया हुआ था, तब मगध के मंत्रियों ने सुंदर वर्मन के पुत्र कल्याण वर्मन को बुलाकर मगध की गद्दी पर बैठा दिया और तत्पश्चात चंद्रसेन को मगध में घुसने नहीं दिया। इस चंद्रसेन और चंद्रगुप्त प्रथम को एक ही व्यक्ति मानते हैं। नाटक की लेखिका किशोरिका विजिका को चंद्रगुप्त का समकालीन माना गया है तथा चंद्रगुप्त को चंद्रसेन नाम देने का कारण बताया जाता है कि अवंती के प्राचीन राजा चंड प्रद्योत की बातें चंद्रगुप्त एक प्रचंड शक्ति का व्यक्ति था, अतः चंद्रगुप्त को चंद्रसेन के नाम से अभिहित किया गया है। आधुनिक विद्वानों ने जायसवाल के मत को स्वीकार नहीं किया। कौमुदी महोत्सव एक साहित्यिक नाटक है तथा इसमें कितनी ऐतिहासिक सत्य है इसे कहना कठिन है। फिर भी इस कहानी का काफी अंश सत्य प्रतीत होता है, जिसकी पुष्टि उत्कीर्ण लेखों और सिक्कों से होती है। निसंदेह लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध चंद्रगुप्त के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी वाले सिक्के के एक ओर चंद्रगुप्त और कुमार देवी की मूर्तियां और दूसरी तरफ सिंह पर बैठी दुर्गा के नीचे लिच्छवी अंकित है। प्रयाग प्रशस्ति में भी चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र एवं उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने अपने को लिच्छवी दोहित्र कहकर संबोधित किया है। इससे स्पष्ट है कि लिच्छवियों से संबंध होना गुप्तों के लिए राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना रही है। लिच्छवियों से चंद्रगुप्त को यथेष्ट सहयोग और सहायता प्राप्त हुई थी तथा स्वतंत्र महाराजाधिराज के पद को प्राप्त करने में शायद लिच्छवी उसके सहयोगी रहे थे। तत्पश्चात लिच्छवियों ने वैशाली के पास का अपना प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिया। इस राज्य विस्तार के साथ चंद्रगुप्त अपने पैतृक राज्य के सिंहासन पर 310 बीस ईस्वी में बैठा और सामंत के निम्न पद से उठकर महाराजाधिराज की पदवी धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राज्य सीमा का विस्तार गंगा तथा यमुना के संगम तक किया। प्रयाग यानी पुराण वत्स, कौशल यानी साकेत, उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी बिहार उसके राज्य के अंतर्गत है। श्री कृष्णा स्वामी अयंगर ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन गुप्त हिस्ट्री में लिखा है कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह के पश्चात वैशाली भी गुप्तों के राज्य के अंतर्गत आ गया था, किंतु यह सही नहीं है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वैशाली का उल्लेख नहीं है, अतः चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वैशाली राज्य के अंतर्गत आया था। अपने राज्यारोहण की तिथि को चिरस्मरण रखने के लिए गुप्त संबंध प्रारंभ किया था। फिर है समुद्रगुप्त, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त 328 ईस्वी से 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसे उसके पिता ने भरी राज्यसभा में उत्तराधिकार सौंपा था। राज्यसभा में समुद्रगुप्त के अन्य भाई बंधु भी उपस्थित थे और उसके उत्तराधिकारी चुने जाने से ईर्ष्या से उनके मुख मलिन हो गए थे। इससे स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था और समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चुने जाने से उसके
ज्येष्ठ भाई सहित अन्य सभी भाई सुबुद्ध हो उठे। किंतु अब उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर संघर्ष की संभावनाएं समाप्त हो गई। चंद्रगुप्त द्वारा समुद्रगुप्त को युवराज मनोनीत करना यह भी इंगित करता है कि चंद्रगुप्त शायद तब वृद्धावस्था को प्राप्त कर रुग्ण हो रहने लगा था और इसलिए उसने अपने जीते जी उत्तराधिकार के प्रश्न को हल कर राज्य के भविष्य को आशंका रहित कर दिया था। समुद्र को अपना लिखित इतिहास छोड़ गया। कौशाम्बी में जो अशोक स्तंभ था उसी पर समुद्रगुप्त की विस्तृत प्रशस्ति अंकित है। इस परिस्थिति की रचना समुद्रगुप्त के उच्च अधिकारी एवं राज्य कवि हरिसेन ने की थी। इस अभिलेख में हमें समुद्रगुप्त के बाल्य जीवन, दिग्विजय, व्यक्तिगत गुणों, तात्कालिक राजनीतिक दशा, भाषा, साहित्य, शिक्षा, कला आदि की पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस परिस्थिति के अतिरिक्त समुद्रगुप्त के शासनकाल से संबंधित 3 अभिलेख और प्राप्त होते हैं। एरन अभिलेख, गया ताम्रपत्र लेख और नालंदा ताम्रपत्र लेख। सम्राट की स्वर्ण मुद्राओं से भी उसके धर्म, अश्वमेध यज्ञ, संगीत, प्रेम आदि विषयों पर प्रकाश पड़ता है। समुद्रगुप्त का पहला नाम संभवतः कच्छ था। कच्छ नाम के कुछ स्वर्ण सिक्के मिले हैं जिनमें सामने की ओर राजा की मूर्ति अंकित है और उसकी प्रशंसा में करमबीर लिखा है। सिक्के के दूसरी तरफ उसकी उपाधि सर्व राजोछेता अंकित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा शिलालेख में समुद्रगुप्त को स्पष्ट सर्व राजोछेता यानी सभी छोटे छोटे राज्यों को उच्छेद करने वाला की उपाधि से अलंकृत किया गया है। अतः कच्छ के नाम के सिक्कों में अंकित सर्व राजोछेता उपाधि समुद्रगुप्त से ही संबंध रखती है। डॉक्टर फ्लीट और डॉक्टर एलन का मत है कि संभवतः कच्छ समुद्रगुप्त का ही मूल नाम था और दूसरा गुप्तांत नाम समुद्रगुप्त उसने अपने पिता के नाम की शैली पर दिग्विजय के पश्चात ग्रहण किया था तथा उसके बाद उसे उत्तराधिकारियों ने भी अनुसरण किया था। अब नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की नीति। अपने पिता से समुद्रगुप्त ने जो राज्य प्राप्त किया था वह सीमित था। समुद्रगुप्त जैसा महत्वाकांक्षी एवं पराक्रमी सम्राट उस समय उस सीमित राज्य से कैसे संतुष्ट हो सकता था। अतः समुद्रगुप्त की नीति दिग्विजय और भारत का राजनीतिक एकीकरण की थी। गत विदेशी आक्रमणों के समय छोटे राज्यों की अनुपयोगिता सिद्ध हो चुकी थी। इससे समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी नीति को काफी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। वस्तुतः राजनीतिक विचारधारा में वे अशोक से सर्वथा विपरीत था। डॉक्टर राजबली पांडे ने लिखा है कि उसने अशोक की शांतिवादी नीति और धर्म विजय की अवहेलना करते हुए उसी के स्तंभ पर अपने साम्राज्यवादी आदर्श और दिग्विजय की प्रशस्ति अंकित कराई। दिग्विजय योजना। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उसकी विजय यात्रा का संपूर्ण विवरण लिपिबद्ध है। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन समुद्रगुप्त का सेनानायक तथा संधि विग्रह यानी संधि और युद्ध का मंत्री था। अतः वह समुद्रगुप्त की दिग्विजय से पूर्णतया परिचित होगा और वह समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में बराबर उसका सहयोगी एवं सहायक रहा होगा। यद्यपि प्रयाग प्रशस्ति में विजित राजाओं की नामावली दक्षिणापथ के राजाओं से प्रारंभ होती है, किंतु इससे यह न समझा जाना चाहिए कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण के राजाओं पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों को पृथक खंडों में दिया गया है। अतः हम समुद्रगुप्त की दिग्विजय योजना के अनुसार उसके अभियानों को 3 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 है आर्यावर्त पर प्रथम आक्रमण, नंबर 2 है दक्षिण भारत पर आक्रमण और नंबर 3 है आर्यावर्त पर द्वितीय आक्रमण। प्रथम आक्रमण। समुद्रगुप्त की प्रथम विजय यात्रा अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। यद्यपि प्रथम विजय यात्रा में उसने आर्यावर्त के 2-3 राजाओं को ही पराजित किया था और आर्यावर्त पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित करने के लिए दूसरी बार पुनः अभियान करना पड़ा तथा प्रथम अभियान के फलस्वरूप मगध का महत्वपूर्ण राज्य गुप्तों के अधिकार में चला गया, जिससे गुप्त साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ और मौर्यों के शताब्दियों बाद गुप्तों के अधिनायकत्व में पुनः एक छत्र राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करना संभव हो सकी। समुद्रगुप्त ने अपने पहले अभियान में मथुरा और पद्मावती के नागवंशी राजाओं को जो पाटलिपुत्र के कोट कुल के संबंधी थे पराजित किया।
जिस समय समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर रहा था, संभवतः उसी समय पीछे से अच्युत यानी मथुरा का शासक और नागसेन यानी पद्मावती का शासक नामक नाग राजाओं ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी। समुद्रगुप्त ने उलटकर पहले अच्युत और नागसेन को युद्ध में पराजित कर उनकी शक्ति का उन्मूलन किया। समुद्रगुप्त का मुख्य ध्येय मगध के कोटकुल को उखाड़कर पाटलिपुत्र पर अधिकार करना था, जो मौर्यों के समय महान भारतीय साम्राज्य की राजधानी और शक्ति का केंद्र बन गया था। अच्युत और नागसेन की शक्ति का उन्मूलन कर समुद्रगुप्त ने अपनी विजय वाहिनी के साथ मगध पर आक्रमण किया और वहां के राजा को परास्त कर पाटलिपुत्र पर सहज अधिकार कर लिया। पाटलिपुत्र को का कोटकुल के राजा समुद्रगुप्त की सेना द्वारा पकड़ लिया गया। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार उस समय मगध में कल्याण वर्मन पाटलिपुत्र पर राज्य कर रहा था। अतः प्रशस्ति में उल्लेखित कोटकुल का राजा शायद कल्याण वर्मन ही था। इस आक्रमण से संभवतया समुद्रगुप्त को उसके ननिहाल के लिच्छवियों ने भी सहायता पहुंचाई थी। पाटलिपुत्र पर अधिकार हो जाने पर लिच्छवियों ने अपने राज्य का प्राचीन वैशाली जनपद भी उसे सौंप दिया था। कदाचित लिच्छवियों के इस महत्वपूर्ण सहयोग के कारण ही समुद्रगुप्त ने अपने लिच्छवी संबंध का अत्यंत ही गौरव के साथ उल्लेख करते हुए अपने को प्रशस्ति में कुमार देवी से उत्पन्न लिच्छवी दोहित्र कहा है। समुद्रगुप्त की इन विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की सीमाएं अवध, कौशाम्बी और प्रयाग की परिधि को पार कर एक और हरिद्वार और शिवालिक पहाड़ियों तक और दूसरी ओर पाटलिपुत्र व वैशाली तक प्रसारित हो गई थी। पाटलिपुत्र विजय गुप्तों के इतिहास में क्रांतिकारी घटना थी। अब गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र में आ गई और चंद्रगुप्त प्रथम का स्वप्न पूरा हुआ। अब समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और जागृत हो गई। दक्षिणापथ की विजय। मगध में अपनी शक्ति संगठित करने के बाद समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की विजय के लिए अभियान शुरू किया, किंतु दक्षिण भारत आक्रमण का उद्देश्य वहां के राज्यों का उन्मूलन कर गुप्त साम्राज्य में मिलना नहीं था। प्रयाग प्रशस्ति के विवरण से स्पष्ट है कि दक्षिण के राजाओं को से समुद्रगुप्त केवल अपना स्वामित्व और प्रभुत्व स्वीकार कराकर संतुष्ट हो गया था, क्योंकि नीति कुशल समुद्रगुप्त अपने नवनिर्मित साम्राज्य पर इतना बोझ नहीं डालना चाहता था कि वे अपने ही बोझ से दबकर प्राचीन मौर्य साम्राज्य की तरह खंडित हो जाए। वस्तुतः वे पाटलिपुत्र में रहकर सुदूर दक्षिणापथ के राज्यों पर शासन नहीं कर सकता था। दक्षिणापथ के प्रति समुद्रगुप्त ने धर्म विजय की नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार वहां के पराजित राजाओं से समुद्रगुप्त ने अपनी अधीनता स्वीकार कराने के बाद उन्हें यथावत अपने राज्यों में कायम रखा और उनसे भेंट व राजस्व आदि लेकर संतुष्ट हो गया। दक्षिण के पराजित राज्यों से आत्मनिवेदन प्राप्त किया, उससे गुप्त साम्राज्य का वैभव बढ़ गया तथा राज्य में स्वर्ण की बाढ़ सी आ गई। यही कारण है कि समुद्रगुप्त के सिक्के केवल स्वर्ण के मिलते हैं। दान में भी वे मात्र स्वर्ण दिया जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा शिलालेख में उसके दान की प्रशंसा में कहा गया है कि वे न्याय से प्राप्त अनेक गो और कोटि हिरण्य यानी करोड़ों स्वर्ण सिक्के प्रदत्त करने वाला था। ये दान संभवतः उसके दिग्विजय समाप्त करने के बाद अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर दिया था। दक्षिणापथ के जिन राजाओं को उसने पराजित किया, उसमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं। प्रयाग प्रशस्ति में दिए गए कर्मानुसार कौशल के महेंद्र। प्रशस्ति के विवरणानुसार दिए गए कर्मानुसार नंबर 1 है कौशल के महेंद्र, वेरी इंपोर्टेंट है। प्रशस्ति के विवरणानुसार दक्षिणापथ के अभियान में समुद्रगुप्त द्वारा पराजित होने वाला पहला राजा था कौशल का महेंद्र। यहाँ पर कौशल से अभिप्राय दक्षिण से है। ये तो सुप्रसिद्ध बात है कि भारत में 2 कौशल थे, उत्तर कौशल तथा दक्षिणी कौशल। उत्तर कौशल की राजधानी अयोध्या थी, जबकि दक्षिण कौशल में वर्तमान बिलासपुर, रायपुर तथा संबलपुर के जिले सम्मिलित थे और यदा कदा गंजाम का कुछ हिस्सा भी इसमें सम्मिलित रहा है। दक्षिण कौशल की राजधानी सीपुर थी, जो आजकल रायपुर से 40 मील उत्तर पूर्व सिरपुर नामक नगर है।
दूसरा है महाकांतर के व्याघ्रराज। ये व्याघ्रराज कौन था तथा महाकांतर की सीमाएं कहाँ थी, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर जायसवाल और डॉक्टर राय चौधरी महाकांतर को महाभारत में उल्लेखित कांतर प्रदेश मानते हैं, जो महाभारत के अनुसार गंगा की घाटी और प्राग कौशल यानी दक्षिण कौशल के का पूर्वी भाग के बीच में पड़ता था, जिसमें मध्य प्रदेश के कांकर और बस्तर शामिल थे। डॉक्टर बनर्जी व डॉक्टर राय चौधरी वाकाटक राजा पृथ्वी सेन के सामंत व्याघ्रदेव को महाकांतर का व्याघ्रराज मानते हैं। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार व्याघ्रराज उच्च कल्प महाराज जयंत का पिता था, जो मध्य प्रदेश में शासन करता था, किंतु आधुनिक विद्वानों ने इन मतों का ठोस तर्क देकर खंडन किया है। आधुनिक विद्वानों के मतानुसार महाकांतर से अभिप्राय मध्य प्रदेश से है और व्याघ्रराज पूर्वी गोंडवाना का राजा था, जिसकी राजधानी संबलपुर थी। कोराल के मंटराज डॉक्टर एलन ने इसे वर्तमान कोलेरू झील के समीप का प्रदेश बताया है। डॉक्टर राय चौधरी कोराल को गंजाम के कोलाद स्थान से मिलाते हैं। श्री बीबी कृष्ण राव का अनुमान है कि पुराना कुलुत कोराल राज्य था, मध्य प्रदेश के वर्तमान चांदा जिले में। डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय के मतानुसार ये केरल का दूसरा रूप है तथा दक्षिण कौशल व मद्रास के बीच कहीं उसकी स्थिति होनी चाहिए। फिर है पेस्टगुर के महेंद्रगिरी। डॉक्टर फ्लीट और डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय महेंद्रगिरी को राजा ने मानकर उसे पूर्वी घाट की पहाड़ी मानते हैं। यानी कि कहने का मतलब है डॉक्टर फ्लीट और डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय महेंद्रगिरी को एक राजा ने मानकर उसे पूर्वी घाट की पहाड़ी मानते हैं, किंतु यह पेस्टपुर वर्तमान गोदावरी जिले का पिठापुरम था, जो कलिंग की राजधानी थी। कोट्टर के स्वामीदत्त, इसे गंजाम जिले के कोट्टर में से मिलाया जाता है। डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय पेस्टपुर को अलग राज्य नहीं मानते और स्वामीदत्त को पेस्टपुर, महेंद्रगिरी तथा कोट्टूर तीन राजा बताते हैं। अरंडपल का दमन। राजा दमन अरंडपल के शासक था। अरंडपल का दमन। राजा दमन अरंडपल का शासक था। डॉक्टर फ्लीट अरंडपल को खानदेश में स्थित वर्तमान अरंडोल मानते हैं, किंतु अधिकतर विद्वान इसे चिक्काकोल यानी गंजाम जिले के समीप अरंडपल्ली समझते हैं। कांची के विष्णुगोप कांची का शासक था। कांची मद्रास के समीप वर्तमान कांजीवरम है। ये पल्लवों की राजधानी थी तथा विष्णुगोप पल्लव वंशी राजा था। अवमुक्त के नीलराज। डॉक्टर राय चौधरी और डॉक्टर राधा कुमद मुखर्जी नीलराज को गोदावरी जिले में स्थित नीलपल्ली का राजा बतलाते हैं। हाथीगुम्पा अभिलेख में पिथुंडा और अवधेश का उल्लेख मिलता है। अवधेश की राजधानी गोदावरी के समीप स्थित पिथुंडा थी। संभवतः नीलराज यहीं का राजा था। वेंगी का हस्तिवर्मन। यह स्थान मद्रास प्रांत के कृष्णा जिले में स्थित है। इस स्थान का आधुनिक नाम वेंगी तथा पेड़ वेंगी है, जिसका शासक हस्तिवर्मन था। पालक का उग्रसेन। पालक कोई गुंटूर और कोई दक्षिणी भारत के नेल्लोर प्रदेश में मानते हैं। पालक को कोई गुंटूर और कोई दक्षिणी भारत के नेल्लोर प्रदेश से मानते हैं। गुंटूर जिले में बेजबावड़ा के समीप पलकाड़ नामक स्थान है, जहाँ से प्रारंभिक पल्लवों ने बहुत से दान पत्र प्रेषित किए थे। डॉक्टर जायसवाल इस पलकाड़ और पालक को एक मानते हैं। देवराष्ट्र के कुबेर। देवराष्ट्र को वर्तमान विजयघाटम जिले के येलमांचिली से मिलाया जाता है, क्योंकि पूर्वी चालुक्य राजा भीम प्रथम के दान पत्र में प्रथम के ताम्रदान पत्र में देवराष्ट्र को अलमंची कहा गया है, जो कलिंग देश की राजधानी थी। कोस्तलपुर के धनंजय। डॉक्टर बार्नेट के अनुसार कोस्तलपुर उत्तरी अर्काट में पोल्लूर के निकट स्थित कोट्टलूर है। दक्षिण के राजाओं का संघ। डॉक्टर जायसवाल का अनुमान है
कि कौशल और महाकांतर के राजाओं को छोड़कर दक्षिण के शेष राजाओं ने संघबद्ध होकर समुद्रगुप्त का प्रतिरोध किया था। इन राजाओं के संग में सेनानायक और जिले के उच्चाधिकारी भी शामिल थे। संघ के दो मुखिया थे, एक मंटराज और दूसरा विष्णुगुप्त। उनके नेतृत्व में दक्षिण के राजाओं, सेनानायकों आदि ने समुद्रगुप्त का मार्ग रोकने के लिए कुराल यानी कि कोलेरू झील के पास तुमुल युद्ध किया था और ये युद्ध 345-46 ईस्वी में हुआ था। किंतु प्रयाग प्रशस्ति के में दक्षिणापथ के जिन बारह शासकों के नामों का उल्लेख है, उन सभी को दक्षिणापथ का राजा कहा गया है। अतः उनमें से किसी को सेनानायक और कुछ को मात्र जिला अधिकारी समझना अनावश्यक कल्पना करना है। इसी प्रकार दक्षिण के राजाओं द्वारा संघ बनाकर समुद्रगुप्त का प्रतिरोध करने की बात भी कल्पना पर ही आधारित है। देवराष्ट्र को महाराष्ट्र से तथा अरंडपल को खानदेश से मिलाने के कारण डॉक्टर एलन तथा स्मिथ ने अनुमान लगाया है कि समुद्रगुप्त दक्षिणापथ के राजाओं को हराने के पश्चात महाराष्ट्र और खानदेश की विजय करता हुआ वापस लौटा था। किंतु संदर्भित प्रदेश विजगापटन और गंजाम में स्थित है। अतः समुद्रगुप्त पश्चिमी घाट की ओर नहीं बढ़ा, बल्कि कांची व अर्काट को विजय करने के बाद वे आंध्र व कलिंग होता हुआ वापस लौटा था। इस महान अभियान में समुद्रगुप्त को संभवतः 2 से 3 वर्ष लग गए थे। आर्यावर्त पर द्वितीय आक्रमण। दक्षिणापथ की धर्म विजय से लौटने के बाद समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त को पूर्णतः अपने अधिकार में लाने की योजना बनाई। प्रथम आक्रमण से उसने अच्युत व नागसेन को की शक्ति को कुचल तो दिया था, किंतु पूरी तरह विनष्ट नहीं किया था। यही कारण है कि प्रयाग प्रशस्ति में अच्युत और नागसेन का दक्षिणापथ की विजय से पूर्व और फिर दक्षिणापथ की विजय के बाद पुनः उल्लेख हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ प्रवास के समय दोनों ने अपनी शक्ति पुनः संगठित कर ली थी तथा आर्यावर्त के अन्य राजा भी समुद्रगुप्त की शक्ति से आतंकित होकर अच्युत और नागसेन की तरह समुद्रगुप्त के विरोध में उठ खड़े हुए थे। यही कारण है कि दक्षिणापथ से लौटने पर उसे आर्यावर्त पर दोबारा आक्रमण करना पड़ा था। आर्यावर्त पर एक छत्र शासन स्थापित करने के लिए यह आवश्यक था कि आर्यावर्त के राज्यों का पृथक अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाए। अतः इस बार उसने उत्तरी भारत के राजाओं को पराजित ही नहीं किया, बल्कि उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। आर्यावर्त के द्वितीय आक्रमण के दौरान जिन राजाओं के राज्यों को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया वे निम्नलिखित थे। नंबर 1 है प्रतापरुद्र, नंबर 1 है रुद्रदेव। उत्तरी भारत के 9 राजाओं में रुद्रदेव का नाम सबसे प्रथम है। इससे प्रतीत होता है कि वे आर्यावर्त के राजाओं के प्रमुख स्थान रखता था, किंतु वह आर्यावर्त के किस भाग पर शासन करता था यह ज्ञात नहीं हो सका। डॉक्टर जायसवाल रुद्रदेव को वाकाटक राजा रुद्रसेन प्रथम से समीकृत करते हैं, किंतु डॉक्टर मजुमदार और डॉक्टर राय चौधरी प्रशस्ति के रुद्रदेव और वाकाटक रुद्रसेन प्रथम को एक स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर मजुमदार का अनुमान है कि 4वीं शताब्दी की 2 महान शक्तियों गुप्तों और वाकाटकों के बीच शायद एक मैत्री संधि हो गई थी, जिसके अनुसार दोनों ने अपने प्रभाव क्षेत्रों को बांटकर निश्चय कर लिया था। नंबर 2 है मत्तिल। बुलंदशहर में एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर मट्टिल या मत्तिल नाम अंकित है। डॉक्टर एलन को उसके राजा होने में संदेह है, क्योंकि उनके नाम के साथ राजकीय उपाधि नहीं है। किंतु डॉक्टर फिलिप मुद्रा के मट्टिल और प्रशस्ति के मत्तिल को एक मानते हैं, जो गंगा यमुना के दोआब के दक्षिण भाग में नागवंशी राजा था। अब नेक्स्ट है नागदत्त। इस राजा के संबंध में कुछ ज्ञात नहीं है। श्री रेपसन के अनुसार नागदत्त नागकुल से संबंधित नाग राजा था।
किंतु डॉन बिसाक के मत में नागदत्त शायद किसी नागवंश से संबंधित नहीं था। मथुरा के समीप कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिनके नाम के अंत में दत्त है। डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय का अनुमान है कि नागदत्त उन्हीं दत्त सामंत राजाओं से संबंधित रहा होगा जो मथुरा के निकटवर्ती प्रदेश में राज्य करते थे। नंबर 4 है चंद्रवर्मन। इस राजा के संबंध में भी अनेक मत है। कतिपय विद्वान इसे बाकुंडा यानी पूर्वी बंगाल के निकट सुसुनिया पर्वत पर प्राप्त शिलालेख के चंद्रवर्मन से मिलाते हैं जो पुष्करण का राजा था। डॉक्टर एस के चटर्जी, डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर राय चौधरी और डॉक्टर डी.सी. सरकार पुष्करण को बाकुंडा जिले में सुसुनिया पर्वत से 25 मील दूर दामोदर नदी पर स्थित पोखरण गांव में मिलाते हैं। पंडित हरप्रसाद शास्त्री इसे मारवाड़ में स्थित पुष्करण यानी वर्तमान पोखरण जोधपुर राज्य से समीकृत करते हैं। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार चंद्रवर्मन संभवतया पूर्वी पंजाब में राज्य करता था। निष्कर्षतः चंद्रवर्मन के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। 5 नंबर है गणपति नाग। गणपति नाग के जो सिक्के मिले हैं उनसे ज्ञात होता है कि वे पद्मावती और ग्वालियर राज्य के नलपुर यानी वर्तमान नारवार का नागवंशी राजा था। नागसेन। नागसेन का पहले आक्रमण के समय वर्णन किया जा चुका है। द्वितीय आक्रमण के आर्यावर्त के अन्य राजाओं की भांति उसे भी युद्ध में पराजित कर उसका राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है अच्युत। अच्युत का भी पहले आक्रमण में वर्णन किया जा चुका है। द्वितीय आक्रमण में उसका भी राज्य विनिष्ट कर गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है नंदी। नंदी संभवतः कोई नागवंशी राजा था। प्रोफेसर ड्यूब्रिल के अनुसार पुराणों में उल्लेखित मध्य भारत का नाग राजा शिवनंदी तथा प्रशस्ति का नंदी शायद एक ही व्यक्ति है। और नेक्स्ट है 9वां बलवर्मन। बलवर्मन किस राजवंश का था और आर्यावर्त के किस प्रदेश का राजा था यह ज्ञात नहीं हो सका है। कतिपय विद्वानों का अनुमान है कि प्रयाग प्रशस्ति का बलवर्मन शायद असम कामरूप का राजा था और हर्षवर्धन के समकालीन असम के राजकुमार भास्कर वर्मन का पूर्वज तथा असम के राजवंश के संस्थापक का पोता है। आठविक नरेश। आर्यावर्त के राजाओं को विनष्ट करने के बाद समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति के विवरणानुसार आठविक राजाओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपना परिचारक बनाया था। संभवतया विंध्य पर्वत, मध्य भारत और उड़ीसा से लगे जंगली प्रदेश आठविक राज्यों के क्षेत्र थे। बैतूल ताम्रपत्र में हस्तिन को दमाल, बुंदेलखंड व त्रिपुरी, जबलपुर अष्टादश अटावी राज्यों का स्वामी कहा गया है। इससे प्रतीत होता है कि अटवी राज्य में बुंदेलखंड व जबलपुर से संयुक्त जंगली प्रदेश शामिल रहे होंगे। संभवतया बुंदेलखंड, बघेलखंड, रीवा, छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़ आदि अटवियों के राज्य रहे होंगे। डॉक्टर फ्लिट के कथनानुसार आठविक नरेश उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक फैले हुए थे। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार अटवी राज्य बघेलखंड से लेकर उड़ीसा के समुद्र तट पर प्रसारित थे। सीमांत राजाओं पर विजय। उत्तरापथ, दक्षिणापथ और आठविकों पर विजय प्राप्त करने से समुद्रगुप्त के पराक्रम का प्रताप समस्त भारतवर्ष पर छा गया, जिससे सीमांत राज्यों के नरेश एवं गणों के शासक भी उसके पराक्रम से भयभीत हो उठे और उन्होंने स्वयं समुद्रगुप्त के समकक्ष आत्मनिवेदन हेतु प्रस्तुत होकर गुप्त सम्राट को सभी प्रकार के कर देना स्वीकार कर लिया। उन सभी नरेशों ने समुद्रगुप्त को अपना अधीश्वर स्वीकार कर प्रणाम करने और उसकी आज्ञा प्राप्त करके राज्यसभा में उपस्थित हुए। प्रशस्ति में दिए क्रमानुसार आत्मनिवेदन करने वाले सीमांत राज्य एवं गण निम्नलिखित थे। समतट, जिसमें नंबर 1 है समतट। समतट पूर्वी बंगाल का समुद्र तटीय प्रदेश था। श्री भट्टशाली के अनुसार कोमिल्ला के निकट कर्मांत इनकी राजधानी थी। दवाक के संबंध में अनेक मत है। डॉक्टर बसाक के मतानुसार बंगाल का उत्तरी भाग और मेमनसिंह जिला दवाक में शामिल थे। श्री स्मिथ के अनुसार उत्तरी बंगाल के बोगरा, दिनाजपुर और राजशाही के जिले इसमें शामिल थे। डॉक्टर राजबली पांडे ने इसे ढाका के आसपास की भूमि मानते हैं। नेक्स्ट है कामरूप। इसका आधुनिक नाम आसाम है।
नंबर 4 है नेपाल। आधुनिक नेपाल। समुद्रगुप्त का समकालीन जयदेव प्रथम नेपाल का शासक था, परंतु परिस्थिति में उसका नाम उल्लेखित नहीं है। इसी राजा के समय से नेपाल में गुप्त संबंध का प्रयोग आरंभ हुआ था। नंबर 5 है कृतरपुर। श्री एलन ने इसे जालंधर जिले के करतारपुर से मिलाया है। डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय का अनुमान है कि इसमें कुमाऊं, गढ़वाल और रुहेलखंड के प्रदेश शामिल थे। मालवगढ़। मालवगढ़ चौथी शताब्दी ईसा पूर्व चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, मालव लोग पंजाब में रहते थे। समुद्रगुप्त के समय मालवा का गणराज्य शायद राजपूताना में था। मालवों के अनेक सिक्के जयपुर राज्य के नागर तथा कारकोट नगर में प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर जायसवाल के मतानुसार मालव गणराज्य आबू पर्वत से लेकर जयपुर तक विस्तृत था और कारकोट नगर उसकी राजधानी थी। अर्जुनायन गण। डॉक्टर राय चौधरी का अनुमान है कि अर्जुनायन पांडव अर्जुन से संबंध रखते थे, अर्थात अर्जुनायन यानी अर्जुन के वंशज थे। श्री स्मिथ के अनुसार अर्जुनायनों का प्रदेश आगरा मथुरा के पश्चिम में पड़ता था और शायद ये जाति भरतपुर व अलवर राज्य में निवास करती थी, जहाँ उनके बहुत से सिक्के मिले हैं जिन पर अर्जुनायना नाम जय लेख अंकित है। नेक्स्ट है योधेगण। महाभारत में आदि पर्व यानी युधिष्ठिर के एक पुत्र का नाम योधे मिलता है। संभव है योधे अपने को युधिष्ठिर के पुत्र योधे के वंशज मानकर योधे नामक नाम से प्रसिद्धि प्राप्त किए थे। राजपूताना की भरतपुर रियासत में बयाना के निकट विजयगढ़ में प्राप्त एक अभिलेख में योधियों के गण के एक अधिपति नेता का उल्लेख है। इस अभिलेख के प्राप्ति स्थान से प्रकट है कि भरतपुर में भी योधियों का एक गण था। योधियों के सिक्के भरतपुर से लेकर मुल्तान तक के प्रदेश में मिले हैं। नेक्स्ट है मद्रक गण। मद्रक पश्चिमोत्तर भारत की एक प्राचीन जाति थी। झेलम और रावी के बीच का प्रदेश मद्रक देश कहलाता था, लेकिन यदा कदा मद्र राज्य की सीमा व्यास तक भी विस्तृत रही है। पंजाब में शालकोट मद्रों की राजधानी थी। आभीर। पतंजलि के महाभाष्य में इन्हें शूद्रों के साथ गिनाया गया है। प्रोफेसर राय चौधरी का अनुमान है कि आबिर सिंधु की निचली घाटी और विनाशन नदी के निकट पश्चिमी राजपूताना के प्रदेश में रहते थे, जिसका नाम पेरिप्लस और टालमी के भूगोल में अविरोया दिया गया है। इससे प्रतीत होता है कि आबिर मूलतः सिंधु सौराष्ट्र व मालवा के रहने वाले थे। संभवतः आबिरों की एक शाखा झांसी भिलसा के बीच के प्रदेश में भी बसी थी, जिस कारण यह प्रदेश आहिरवार कहलाया। नंबर 11 प्रार्जुन। श्री स्मिथ के अनुसार प्रार्जुन जाति मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में निवास करती थी। नंबर 12 है सनकानिक। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी पूर्वी मालवा अभिलेख में उसके सामंत सनकानिक महाराज का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि सनकानिक पूर्वी मालवा में निवास करते थे। समुद्रगुप्त की प्रभुता स्वीकार करने के बाद ही शायद सनकानिक गुप्त राज्य के सामंत बन गए थे। नंबर 13 है काक। चंद्रगुप्त द्वितीय के सांची अभिलेख में काकनाद बिहार का उल्लेख है। काकनाद सांची का ही पुराना नाम था। श्री स्मिथ के अनुसार काक लोग संभवतः काकनाद प्रदेश सांची से संबंधित थे। श्री जायसवाल के अनुसार भिलसा से 20 मील उत्तर काकपुर काको का नगर था। नंबर 14 है खारपरिक। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार खरपरिक संभवतः बत्तीहगढ़ अभिलेख में उल्लेखित खरपर है, जो मध्य प्रांत में के दामोह प्रदेश में निवास करते थे। प्रत्यंत सीमांत नरपतियों का आत्मसमर्पण। समुद्रगुप्त की दिग्विजय समाप्त होने पर उसकी ख्याति सुदूर देशों में फैल गई। पड़ोस के विदेशी राज्यों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे समुद्रगुप्त का सामना करते, इसलिए समीपवर्ती राज्यों को बाधित होकर समुद्रगुप्त से मित्रता की भीख मांगनी पड़ी।
पड़ोस के विदेशी राज्यों से समुद्रगुप्त के अधीन मैत्री कर ली। इस अधीन मैत्री की शर्तें थी निवेदन यानी कि समर्पण, कन्योपायन यानी पूर्ण राजभक्ति और स्वामी भाव प्रकट करने के लिए अपनी राजकुमारियां समुद्रगुप्त को अर्पित की। नंबर 3 है दान उपहार। नंबर 4 है अपने विषय मुक्ति राज्यों के शासन में करने के लिए गुप्तों का गरुड़ मंदक यानी गरुड़ की मूर्ति से अंकित मुद्रा स्वीकार करना आदि। इन विदेशी राजाओं के नाम प्रयाग प्रशस्ति में निम्न प्रकार से उल्लेखित है। देवपुत्र शाही शाहनुशाही। डॉक्टर एलन देवपुत्र शाही शाहनुशाही उपाधि को किसी एक राजा की उपाधि की बजाय उसे 3 भिन्न राजाओं का बोध सूचक मानते हैं। डॉक्टर जायसवाल देवपुत्र और शाही को शाहनुशाही का विशेषण मानते हैं, जिससे अभिप्राय कुषाण सम्राट से हैं। कई अभिलेखों में कनिष्क के नाम के साथ देवपुत्र की उपाधि का प्रयोग हुआ है। कनिष्क के अनुकरण पर हुविस्क और वासुदेव ने भी देवपुत्र उपाधि धारण की थी। इसी प्रकार महान कुषाण राजाओं पर के सिक्कों पर शाहनुशाही उपाधि भी अंकित मिलती है। अतः स्पष्ट है कि प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित देवपुत्र शाही शाहनुशाही से एक ही राजा का बोध होता है, जो संभवतया उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर भारत में राज्य करने वाले महान कुषाणों का वंशज था, जिन्हें हम किदार छोटे कुषाणों के नाम से जानते हैं। कुषाणों का भारतीय साम्राज्य नष्ट होने के बाद 3री-4री शताब्दी में वे भारत के सीमांत के प्रदेश काबुल की घाटी में राज्य करते थे। नंबर 2 है शक नृपति। संभवतः वे अवंती और सौराष्ट्र का पश्चिमी क्षत्रप था। गुप्त सम्राट को आत्मसमर्पण करने वाला शक क्षत्रप संभवतः रुद्रसेन तृतीय था। सिक्कों पर अंकित तिथियों से मालूम होता है कि उसने लगभग 348 ईस्वी से 378 ईस्वी तक शासन किया। मुरुंड श्री स्टेन नो के मत में मुरुंड शक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है नरपति अथवा स्वामी। अतः कुछ विद्वान मुरुंड को शक का विशेषण मानते हैं। पुराणों के अनुसार मुरुंड विदेशी मूल की एक पृथक मलय जाति थी। चीनी स्रोतों के अनुसार 3री शताब्दी के मध्य के आसपास भारत में मुलुन यानी मुरुंड नाम का एक राजा राज्य करता था। चीनी विवरण से यह पता चलता है कि पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। जैन ग्रंथों के अनुसार मुरुंड राज कान्यकुब्ज में राज्य करता था और पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। इससे प्रकट होता है कि मुरुंड शकों से पृथक थे और 3री शताब्दी के मध्य मुरुंड राज आर्यवर्त का एक शक्तिशाली राजा था, जिसका राज्य कन्नौज से पाटलिपुत्र तक विस्तृत था। नंबर 4 है सिंगल तथा अन्य द्वीप। समुद्रगुप्त के पराक्रम से आतंकित होकर भारत की पड़ोसी सिंगल, लंका तथा अन्य द्वीपों के शासकों ने भी समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। चीनी स्रोत से मालूम होता है कि समुद्रगुप्त का समकालीन लंका का राजा मेघवर्ण था। मेघवर्ण ने 2 भिक्षुओं को बोध गया भेजा था, किंतु उनके ठहरने भोजनादि की कोई व्यवस्था नहीं हुई। अतः मेघवर्ण ने बहुत से उपहारों के साथ अपना दूत मंडल गुप्त सम्राट के पास भेजा और बोध गया में लंका के यात्रियों की सुविधा के लिए एक विहार बनवाने की अनुमति मांगी, जो स्वीकार कर ली गई थी। लंका के राजा ने बोध गया में महाबोधि संगाराम नामक विहार बनवाया। हवेनसांग ने इस विहार का विशद वर्णन किया है। सिंगल के अलावा अन्य कौन से थे, प्रयाग प्रशस्ति में उनका कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। डॉक्टर जायसवाल का अनुमान है कि समुद्रगुप्त का प्रभाव सिंगल के अलावा चंपा कंबोडिया, फुनान इंडोनेशिया, जावा सुमात्रा व बर्मा तक फैल गया था। डीसी सरकार के मतानुसार प्रशस्ति में उल्लेखित अन्य द्वीपों से अभिप्राय संभवतः सुदूर पूर्व के द्वीपों से है। कतिपय आधुनिक विद्वानों के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपनी दिग्विजय द्वारा सिंध, अफगानिस्तान, कश्मीर व पंजाब से लेकर सिंगल व जावा, सुमात्रा आदि के द्वीपों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। वस्तुतः प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन समुद्रगुप्त का एक उच्च अधिकारी था, अतः निसंदेह उसका वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है। विदेशी शासकों द्वारा आतंकित होकर आत्मसमर्पण करना तथा अपनी कन्याओं को दान में देना अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण है। संभव है समुद्रगुप्त के समय इन पड़ोसी विदेशी राज्यों के साथ
भारत के घनिष्ठ राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो गए थे तथा यह संबंध बराबर का मैत्री संबंध था, न कि अधीन मैत्री का। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का यशोगान ही उल्लेखित है, अतः परिस्थिति के विवरण को अक्सर से स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रत्यर्पण की नीति। समुद्रगुप्त ने धर्म विजय नीति का अनुसरण कर जिस प्रकार दक्षिण के नरेशों, विदेशी राजाओं, गणों व आत्मसमर्पण करने वाले नृपतियों को उनके राजपद पर कायम रखकर उन्हें गुप्त साम्राज्य का अनुवर्ती बना दिया था, उसी प्रकार आर्यावर्त के उन्मूलित किए गए राजाओं के साथ ही भी उनका आक्रोश शांत करने के लिए राज्य का मित्र व अनुवर्ती बनाने के लिए उसने सौहार्दपूर्ण नीति का अवलंबन किया था। समुद्रगुप्त की यह सदनीति लोकानुग्रह प्रेरित थी, जिसके अनुसार उसने आर्यावर्त को के अनेक उन्मूलित राजाओं को उनका निजी वैभव अथवा संपत्ति प्रत्यर्पित वापस कर दी थी। प्रत्यर्पण के इस कार्य को संपन्न करने का दायित्व तो आयुक्त नामक अधिकारी को सौंपा गया था। संभवतः आयुक्त अर्थ विभाग का उच्चाधिकारी था, जिसका कार्य उन्मूलित राजा के निजी वैभव का लेखा जोखा तैयार करना और तदनुसार उनकी संपत्ति उन्हें प्रत्यर्पित कर देना था। परिणाम स्वरूप पराजित राजाओं के मन में समुद्रगुप्त के प्रति अवश्य ही सद्भावपूर्ण सहयोग के भाव उत्पन्न हो गए होंगे। यही कारण है कि हम आर्यावर्त के पराजित राजाओं द्वारा समुद्रगुप्त अथवा उसके उत्तराधिकारियों के समय विद्रोह की किसी चेष्टा का गुप्त लेखों में उल्लेख नहीं पाते। समुद्रगुप्त की यह लोकानुग्रह की नीति केवल राजनीतिक आवश्यकता से प्रेरित नहीं थी। उसकी प्रेरणा का मुख्य स्रोत शास्त्र और स्मृतिकारों द्वारा मान्य राजधर्म के वे निर्देश थे, जिनका वह निष्ठा के साथ पालन करता रहा। कौटिल्य ने कहा है कि विजेता को विजित अथवा विनष्ट राजा की निजी भूमि, द्रव्य, पुत्र और दास का अपहरण नहीं करना चाहिए। कौटिल्य ने कहा है कि विजेता को विजित अथवा विनिष्ट राजा की निजी सब भूमि, द्रव्य, पुत्र और दास का अपहरण नहीं करना चाहिए, और समुद्रगुप्त की प्रत्यर्पण की नीति में इसी निर्देशन का पालन हुआ है। अश्वमेध यज्ञ। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार दिग्विजय की इस परम उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्राचीन चक्रवर्तियों के परंपरा अनुसार समुद्रगुप्त ने क्षत्रियोचित अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। समुद्रगुप्त के पुत्रादि वंशजों के अभिलेखों में उसे चिरकाल से न होने वाले अश्वमेध यज्ञ का पुनः अनुष्ठान करने वाला कहा गया है। यद्यपि समुद्रगुप्त के पूर्व नाग, वाकाटक आदि राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, फिर भी समुद्रगुप्त को चिरकाल से न होने वाले अश्वमेध यज्ञ का पुनः अनुष्ठान करने वाला क्यों कहा गया है, ये सही है कि नाग, वाकाटक राजाओं ने तथा उसके पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने भी अश्वमेध यज्ञ किए थे, किंतु वे वास्तविक चक्रवर्ती के सम्मान संपूर्ण भारत को एक छत्र शासन के नीचे नहीं ला सके थे। वस्तुतः राजनीतिक अखंडता के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात दूसरा नृपति समुद्रगुप्त ही हुआ, जो शताब्दियों के अंतराल के बाद पुनः चक्रवर्ती पद को प्राप्त हुआ। गुप्त राजकुमारी प्रभावती गुप्त के दान पत्र के में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है। इससे प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त ने शायद एक से अधिक अश्वमेध यज्ञ संपादित किए हो। संभव है प्रथम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान दक्षिणापथ की विजय करने पर और दूसरा संपूर्ण विजय के बाद किया था। अश्वमेध के अवसर पर समुद्रगुप्त ने अनेक गो और कोटियों हिरण्य यानी स्वर्ण के सिक्के ब्राह्मणों को दान में दिए थे। समुद्रगुप्त के एरन अभिलेख में कहा गया है कि वह स्वर्ण दान में पृथु और राघव से भी बढ़कर था। स्वर्ण दान का यह उल्लेख संभवतः अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर दिए गए दान के संदर्भ में किया गया है। समुद्रगुप्त के पुत्र, पौत्र व परपौत्र आदि के अभिलेखों से भी ये बात दोहराई गई है। इस यज्ञ के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने कोटियों प्रकार के विशेष स्वर्ण सिक्के डलवाए थे, जिन्हें अश्वमेध शैली के सिक्के कहा गया है। अश्वमेध शैली के सिक्कों के एक तरफ यज्ञ स्तंभ पर बंधे अश्व की मूर्ति चित्रित है और दूसरी तरफ हाथ में चामर लिए एक नारी की मूर्ति अंकित है, जिसे समुद्रगुप्त की प्रधान महिषी दत्ता देवी समझा जाता है। यज्ञ में राजपत्नियों का भी मुख्य भाग हुआ करता था तथा
नीचे अश्वमेध पराक्रम यानी अश्वमेध के योग्य पराक्रम करने वाला अंकित है। लखनऊ के संग्रहालय से में अवध से प्राप्त एक घोड़े की पाषाण मूर्ति रखी हुई है, जिसके ऊपर प्राकृत में समुद्रगुप्त से दे धमे लिखा है। श्री स्मिथ के अनुसार श्री समुद्र इसका संबंध भी समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ के अश्व से है। समुद्रगुप्त का चरित्र। समुद्रगुप्त विशाल समुद्र की तरह गंभीर और गहन था। उसमें उदयन की कला प्रियता, चंद्रगुप्त मौर्य की साहसिकता, अशोक की दयालुता, पृथु व रघु की दानशीलता तथा राजर्षि जनक की विद्या प्रियता के समस्त गुण संयुक्त रूप से विद्यमान थे। वे असाधारण योद्धा, अनेक समर विजेताओं एवं अजात शत्रु था। सभी राजाओं का उच्छेद करने से वे सर्व राजोछेता नाम से लोक प्रसिद्ध हुआ था। शत्रुओं और दुष्टों के लिए वे कोप करने में यम के समान था, किंतु प्रजाजनों के लिए वे लोकानुग्रह का साक्षात प्रतिरूप कुबेर, वरुण और इंद्र के समान था। उसका हृदय अनुकंपा से पूर्ण था, जिसे मात्र भक्ति और मस्तक झुकाने यानी प्रणाम करने से जीता जा सकता था। वे प्रजावत्सल राजा था, इसलिए उसका मन सदा कृपण, दीन, अनाथ व आतुरजनों के उद्धार के लिए लालायित रहता था। समुद्रगुप्त का राजादर्श और प्रजा के प्रति अनुकंपा से पूर्ण व्यवहार भारतीय राजधर्म के आदर्श अनुरूप था। इसलिए प्रशस्ति में उसे शास्त्रों का ज्ञाता और सुक्त मार्ग का अध्ययी कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को धर्म प्राचीर बंद अर्थात धर्म के भवन को घेरने वाला तथा प्राचीर कहा गया है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि वह धर्म की मर्यादा को स्थापित करने वाला धर्म प्रवर्तक राजा था। धर्म की मर्यादा से अभिप्राय है चारों वर्णों, चारों आश्रमों के धर्माचरण की रक्षा। लोकानुग्रह के संदर्भ में प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने प्रजा के हित में अनेक सुचीर एवं अद्भुत कार्य संपन्न किए थे। प्रशस्ति में उसे लोक धामनो देवश्य कहा गया है। कुछ विद्वान इसका यह आशय निकालते हैं कि गुप्त राजा अपने राजत्व को देव प्रद मानते थे, किंतु यह प्राचीन भारतीय राजधर्म विशारदों के भाव के प्रतिकूल है। वस्तुतः समुद्रगुप्त राजपद के देव प्रदत्त माने जाने से देवता नहीं बल्कि प्रजा पर अनुग्रह करने के गुणों के कारण देवता था। चंद्रगुप्त शस्त्रों का धनी ही नहीं बल्कि शास्त्रों में भी परम प्रवीण था। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि शास्त्र ज्ञान में इंद्र के गुरु बृहस्पति को और ललित संगीत कला में गंधर्वों एवं देवताओं के संगीताचार्य तुम्बुर व नारद को भी इस महान सम्राट ने अपनी निपुणता से लज्जित कर दिया था। समुद्रगुप्त एक महान कवि भी था, जो अपनी काव्य निपुणता के कारण कवियों का राजा की ख्याति प्राप्त कर गया था। उसका संगीत प्रेम उसकी वीणा शैली के सिक्कों से भी प्रकट होता है। इन सिक्कों पर पर्यंक पर बैठकर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की मूर्ति अंकित है। कला और साहित्य का मर्मज्ञ समुद्रगुप्त पंडितों एवं विद्वानों का आश्रयदाता भी था। प्रशस्ति के विवरण से ज्ञात होता है कि उसके समय विद्वानों का अर्थ की दृष्टि से कोई अभाव नहीं रह गया था। इसलिए कुछ विद्वानों का कहना है कि उसके शासन में लक्ष्मी सरस्वती से वेर करना छोड़ दिया था। उसकी गरुड़ की मूर्ति से अंकित मुद्रा से मालूम होता है कि वह गरुड़ वाहन विष्णु का भक्त था, परंतु बौद्ध आदि दूसरे संप्रदायों का आदर करता था। दीर्घकालीन एवं यशस्वी शासन के बाद लगभग 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। अब है रामगुप्त। समुद्रगुप्त के एरन अभिलेख से मालूम होता है कि समुद्रगुप्त के बहुत से पुत्र और पौत्र थे। गुप्त अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय के अलावा हमें समुद्रगुप्त के अन्य पुत्रों का नाम ज्ञात नहीं हो सके। चंद्रगुप्त द्वितीय को उसके पिता ने ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। गुप्त अभिलेखों से प्रकट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय संभवतः ज्येष्ठ पुत्र नहीं था। कुछ विद्वानों ने साहित्यिक गाथाओं और कुछ बाद के ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि समुद्रगुप्त के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त सिंहासन पर बैठा था। विशाखदत्त द्वारा लिखित देवी चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा था।
उसके गद्दी पर बैठते ही शकों कुषाणों ने उसके राज्यों पर आक्रमण कर दिया। विवश होकर रामगुप्त को शकों से अत्यंत ही अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी, जिसके अंतर्गत रामगुप्त ने अपनी रानी ध्रुव देवी शक राजा को समर्पित करने की शर्त स्वीकार कर ली थी। किंतु रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा साहसी और स्वाभिमानी था। उसने ध्रुव देवी के वेश में स्त्री रूपधारी सैनिकों के साथ शकों की सैनिक छावनी में प्रवेश किया तथा ध्रुव देवी से आलिंगन करने के लिए व्याकुल शक राजा को मारकर शकों को गुप्त राज्य से भगा दिया। ध्रुव देवी अपने पति के कायरतापूर्ण व्यवहार से लज्जित थी। धीरे धीरे चंद्रगुप्त द्वितीय से ध्रुव देवी का प्रेम हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या करवा दी और ध्रुव देवी से विवाह कर गुप्त साम्राज्य का शासक बन बैठा। देवी चंद्रगुप्तम नाटक को प्रकाश में लाने का श्रेय एम सिल्वन लेवी को है। अनेक विद्वान इस साहित्यिक गाथा के आधार पर रामगुप्त के अतिरिक्त के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, किंतु अन्य प्रमाणों से इस गाथा की पुष्टि होती है। इस गाथा का उल्लेख हमें बाणभट्ट के हर चरित्र में राजशेखर की काव्य मीमांसा में, संजन ताम्रपत्र में और राष्ट्रकूटों के सांगली ताम्रपत्र में भी मिलता है। किन किन में मिलता है? एक तो देवी चंद्रगुप्त नाटक में, एक बाणभट्ट के हर चरित्र में, राजशेखर की काव्य मीमांसा में, संजन ताम्रपत्र में तथा राष्ट्रकूटों के सांगली ताम्रपत्र में भी मिलता है। इसके अतिरिक्त मालवा में रामगुप्त को मालवा का स्थानीय शासक बताया गया है। श्री राम गोयल के अनुसार रामगुप्त अपने पिता के शासनकाल में पूर्वी मालवा का गवर्नर था। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद शकों ने मालवा पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी रक्षा की तथा बाद में रामगुप्त की हत्या करवा दी और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। डॉक्टर गोयल का कथन काफी अंशों तक सत्य प्रतीत होता है। सॉरी, बहुत से विद्वान रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर कोई आधार पर स्वीकार नहीं करते कि गुप्त अभिलेखों में उसका कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु रामगुप्त का शासनकाल अत्यंत ही संक्षिप्त रहा और उसे अपने नाम के सिक्के चलाने या दान पत्र व प्रशस्ति लिखवाने का अवसर नहीं मिला। रामगुप्त के बाद उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा और गुप्त वंशावलियां पिता पुत्र के क्रम में चलती रही, इसलिए गुप्त वंशावलियों में रामगुप्त को स्थान नहीं मिल सका। इस प्रकार हमने विस्तृत रूप से चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त के विषय में और रामगुप्त के विषय में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।